हेलो डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे, लेकिन इसमें ग्राफीय विधि से करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो टाइम वेलोसिटी का ग्राफ होगा, क्योंकि टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमें दो चीज़ें मिल सकती हैं। एक है एक्सेलरेशन और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। ये दोनों चीज़ें इस ग्राफ से मिलती हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसमें एक कोई वस्तु है जो ए से चलना स्टार्ट करती है और एक नियत त्वरण ए से गति करती है, मतलब उसका जो वेग है एक समान दर से बढ़ रहा है। तो वो इस प्रकार से आपको मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी। वस्तु जब ए पर थी तब उसका वेग u था, और जब बी पे पहुंची तब उसका वेग कितना हो गया v। और ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में है। किस में है? इन मीटर पर सेकंड। और टाइम आपका किस में है? सेकंड में है। अब यहाँ पे ये जो लाइन आपको मिल रही है ए बी, ये एक्स अक्ष के समांतर अगर देखें तो रेखा एक है यहाँ पे ए सी के साथ में थीटा का कोण बना रही है। अब ये क्या है कि यहाँ पे टाइम आपका जो था T1 आपका क्या था? 0। लेकिन T2 इज इक्वल टू टी समय पश्चात ये बी पे पहुँच गई है। ये आपका समय वाला अक्ष है। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन काउंट करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गति का पहला समीकरण कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे सपोजिशन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते हैं, माना वस्तु का नियत त्वरण कितना है? a है, तथा T1 इज इक्वल टू 0 पर इसका वेग v1 इज इक्वल टू u है, तथा T2 इज इक्वल टू t समय पर इसका वेग कितना है? v2 इज इक्वल टू v है ना। T1 पर इसकी स्थिति, T1 यानी कि T1 इज इक्वल टू 0 पर इसकी स्थिति यहाँ पे मान लेते हैं हम x0, तथा T2 इज इक्वल टू t पर कितना है? x। और इसको आप मान सकते हैं यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x0, यहाँ पे मान सकते हैं x2 इज इक्वल टू कितना है? x है। अब इसके बाद आपको गति का पहला समीकरण बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आप निकालेंगे गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण बहुत आसानी से आप निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, समय वेग ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे? स्लोप निकालते थे। क्या निकालते थे? स्लोप। तो स्लोप अगर आप यहाँ से निकालते हैं, मतलब ढाल, इस रेखा की ढाल, रेखा ए बी की ढाल अगर आप निकालेंगे तो आपको tan ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। मीन्स इसके लिए समय वेग ग्राफ से, यानी कि ग्राफ से रेखा ए बी की ढाल क्या हो जाएगी? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। और आप जानते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्यों होता है? क्योंकि जो a का मान आएगा यहाँ से वही tan ऑफ थीटा का मान आएगा। अभी आप पूरी बात समझेंगे। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से बट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते थे त्रिभुज ए बी सी में। अब बट यहाँ पे आपको tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? v माइनस यू, और डिवाइड बाई कितना? यहाँ पे देखिए T2 है और यहाँ पे क्या है? T1 है। और यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि T2 माइनस T1, ये आपको मिलेगा कितना? T माइनस 0, मतलब
टी मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, टी माइनस ज़ीरो। तो आपको मिला कितना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा v माइनस यू बाई कितना, t। अब आपको पता है कि रेखा की ढाल ही क्या है, वस्तु का त्वरण है। जो वस्तु गति कर रही है उसका त्वरण क्या है, रेखा की ढाल है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ट्रांसफ़र करें, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या आपको मिला कितना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ऐसा लिख लें आगे पीछे करके, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे आपको दूसरा समीकरण निकालना है। अब द्वितीय समीकरण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लिखें द्वितीय समीकरण। अब यहाँ पे आपको लिखना ये पड़ेगा, चूँकि वस्तु का T1 इज इक्वल टू 0 पर विस्थापन कितना है, अभी आपने माना था x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, और अगर आप इसको 0 मानते हैं तो यहाँ पे 0 लिखें, तथा T2 इज इक्वल टू टी समय पश्चात इसका विस्थापन, यानी कि इसकी स्थिति कितनी हो जाती है, x2 इज इक्वल टू यक्स है, ऐसा आपने माना है। यहाँ पे आपने ये सब कंसिडरेशन पहले ही कर लिया है। यहाँ पे अब आपको क्या मिला, हम लोग जानते हैं कि वस्तु का अगर हमें विस्थापन निकालना है, वस्तु कितनी दूरी चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि समय अक्ष के साथ वस्तु के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन बनाई जा रही है, ये इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब ये सरल रेखा AB तथा समय अक्ष O से T तक के बीच, समय अक्ष O से T, मतलब यहाँ पे D है ये पॉइंट, लेकिन ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, T, O से T तक के बीच घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अतः वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन किससे, इस ग्राफ से, समय वेग ग्राफ से क्या हो जाएगा, अगर तय किया गया विस्थापन इसका कितना है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, देखिए ये आयत बन रहा है, तो यहाँ पे आयत का चिन्ह बना देंगे और लिखेंगे OACD। अभी आपको इसकी वैल्यू क्या मिली, x2 आपका x है, x1 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा यक्स, कितना होगा यक्स, क्योंकि x2 आपका x है। अब x माइनस 0 करेंगे तो मतलब x ही बचेगा, इज इक्वल टू कितना, ABC, एरिया ABC क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाफ बेस यहाँ पे ये बनेगा AC, और हाइट कितनी है BC, प्लस आपको यहाँ पे इस आयत का क्षेत्रफल, आपको पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई इसकी कितनी है OD इंटू कितना, चौड़ाई OA, ये हो जाएगा। अब आपको क्या मिला, आपको ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू हाफ
AC की वैल्यू आपको पता है, AC इज इक्वल टू कितना है, T है, और BC इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है V माइनस U। अब आपको मिला प्लस OD की वैल्यू कितनी है, T, और OA की वैल्यू कितनी है, U। यहाँ से यहाँ तक इसका प्रारंभिक वेग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो U है, और स्टार्ट से अंत तक की वेलोसिटी यहाँ तक कितनी है, V है। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस लिखा गया है ये V माइनस U करके बताया गया है, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि BC के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे BC की वैल्यू V माइनस U रखी गई है। अब आपको मिला कितना, x इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू कितना T, और यहाँ पे V माइनस U। यहाँ पे आपको जो वैल्यू OA की मिली थी वो यहाँ पे आप रख दें, OA इज इक्वल टू कितना था, U था। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस कितना UT, परंतु गति के प्रथम समीकरण से आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, UT को आप पहले लिखें तब आपको मिलेगा कितना, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ कितना इंटू T, अंडर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, V के स्थान पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, U प्लस AT माइनस U, ये चीज़ आपको मिल गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है कि V माइनस U तो आपने रखा था, ये तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते तो डायरेक्ट V माइनस U का मान रख सकते थे। V माइनस U का मान क्या होता है, अभी यहाँ पे आपको बताया गया, V माइनस U इज इक्वल टू AT होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते थे। अब आपको मिल जाएगा कितना, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A, और एक T यहाँ पे है, एक T यहाँ पे है, AT स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन ये तब का है जब वस्तु x1 इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0 से गति प्रारंभ करती है, तब का है। यहाँ पे दूसरी केस क्या बनेगी, यदि वस्तु कहाँ से चलना शुरू करे, x नॉट से गति प्रारंभ करे, तब x इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, x के स्थान पर x माइनस x नॉट रखें, है ना। ये हो जाएगा, यदि वस्तु x नॉट से गति प्रारंभ करे तब x के स्थान पर x माइनस x नॉट रखना पड़ेगा। और इस केस में x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x नॉट इज इक्वल टू 0 है, x नॉट की वैल्यू 0 नहीं है। तब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस कितना, x नॉट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बहुत इजी तरीके से इस ग्राफ से निकल जाएगा। इस तरह से ये आपका सेकंड इक्वेशन है। लेकिन ये वाला इक्वेशन तब का है जब वस्तु हमारी x नॉट इज इक्वल टू 0 से मूव करना स्टार्ट करेगी, और ये तब का है जब x नॉट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के, मतलब x नॉट का मान 0 के बराबर नहीं है, तब ये इक्वेशन आएगा। अब हम तीसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। तीसरा समीकरण हमें कैसे मिलेगा, तो ग्राफ तो यही आपका, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल की एरिया निकाली थी, यहाँ पे आपने दूसरे केस में यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब आयत को भी जोड़ा था। तो यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल को जोड़ के आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और भी हो सकता है, मतलब यक्स ही रहेगा लेकिन और तरीके से वही चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ पे आपने इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस त्रिभुज और
आयत का प्रयोग किया। उसी तरह से अगर हम ऐसा ना करें, हम डायरेक्ट यहाँ पे एक समलंब का क्षेत्रफल निकालें और वो समलंब हमारा होगा OABD, तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं है, तो भाग वही, यही सब भाग है। अब इसी भाग को अगर हम समलंब के द्वारा निकालते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हमें तीसरे इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि हमको तीसरे इक्वेशन में भी क्या निकालना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट। एक जगह पे यस होता है, तो आपको ये पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये आप पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है? आपका विस्थापन है या स्थिति है या दूरी है, आप कुछ भी कह लें, तो वो हम यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल भी यूज करके निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब यहाँ पे लिखेंगे तृतीय समीकरण, और इसके लिए आपको पुनः ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप यहाँ पे बनाएंगे, और ये आपका ट्रेपीजियम है OABD इज इक्वल टू क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे आपको जो समांतर भुजाएं मिल रही हैं वो है OA प्लस यहाँ पे BD, और ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई, तो चाहे आप OD लिखें चाहे AC लिखें, दोनों क्योंकि बराबर हैं, तो यहाँ पे आप एक कोई लिख सकते हैं AC। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये मान, आप x मान रहे हैं, तो x इज इक्वल टू कितना? हाफ OA की वैल्यू कितनी है? U प्लस BD की वैल्यू कितनी है? B से D, मतलब OV यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, यही वैल्यू आपकी टोटल कितनी है? V है, O से लेके यहाँ तक की दूरी। तो OB की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी V। O से लेके, और अगर यहाँ पे V तक देखेंगे तो ये ओवरऑल क्या है? V है। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या रहेगी? V। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ऐसे ही मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? AC की वैल्यू कितनी है? AC, यही तो आपका टोटल T है, आपने यहाँ पे निकाला भी है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इंटू T। ये चीज़ आपको मिल गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x क्या है? x क्या है? वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप यहीं पे लिख सकते हैं मानव वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है? x है। इसके बाद ये चीज़ आप ग्राफ से यूज करें, फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको पुनः गति के प्रथम समीकरण से, या आप यहाँ पे त्वरण की परिभाषा से, दोनों से चल सकते हैं। आपकी यहाँ पे इच्छा जो कहेगी वो करिएगा। हम यहाँ पे दोनों लिखते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से आपको क्या मिलता है? A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पे T का मान, इसको आप समीकरण 1 मान लें। T का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई कितना? 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। ये 2a इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। या आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा यू स्क्वायर, और ये चीज़ जब इधर आएगी तो प्लस में रहेगी। यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया है, ऑलरेडी ये प्लस में है, प्लस 2a
यक्स। लेकिन ये आपका तीसरा समीकरण तो है, लेकिन तब का है जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब वस्तु मूल बिंदु से गति करना शुरू करेगी। तब का है जब वस्तु मूल बिंदु से गति प्रारंभ करती है, तब का है। लेकिन अगर वस्तु मूल बिंदु से किसी दूरी पे गति करना स्टार्ट कर रही है, बहुत बार आपको हमने बताया है, जैसे यहाँ पे आप एक्स नॉट रख लें तो यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट करे या ये कुछ दूर चल के मूवमेंट स्टार्ट करे, तब उस केस में आपको यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रखनी होगी। यदि एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तब यक्स के स्थान पर क्या रखना है आपको? एक्स माइनस एक्स नॉट रखना है, ठीक है ना। यक्स के स्थान पर एक्स माइनस एक्स नॉट रखने पर अब जब ये रखेंगे तब आपको ये इक्वेशन कैसे मिल जाएगा? आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और यूजिंग ग्राफिकल मेथड है। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कुछ और नई टॉपिकें। तब तक के लिए धन्यवाद।